वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू IMS अकेडमीज यूट्यूब चैनल, जिसमें हम कर रहे थे क्लास 11th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 11 फोटोसिंथेसिस इन दी हायर प्लांट्स। हायर प्लांट से मेरा मतलब एंजियोस्पर्मा। फोटोसिंथेसिस मतलब वो प्रोसेस जिससे पहले ये सनलाइट को खींच के अपने अंदर एनर्जी बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड दी NADPH, और फिर ये उसी एटीपी और NADPH को यूज करते हैं फॉर देयर फूड प्रोसेस मेकिंग। ठीक है, फूड मेकिंग प्रोसेस ज्यादा बेटर रहेगा। तो अभी तक देखो जरा साइंटिस्ट वाला पोर्शन हम बाद में करेंगे। हमने फोटोसिंथेसिस जाना, फोटोसिंथेसिस किस वे में होता है, उसका बाय प्रोडक्ट क्या होता है वो जाना। फिर हमने डार्क रिएक्शन के बारे में बताना था। उससे पहले हमने लाइट रिएक्शन में क्लोरोप्लास्ट के बारे में जाना। क्लोरोप्लास्ट के बाद हमने फोटो सिस्टम्स को देखा, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को हमने जान लिया। तो हमारा लाइट रिएक्शन तो खत्म हो गया। लाइट रिएक्शन के बारे में मैंने कहा बताया, इधर बताया है। ठीक है, लाइट रिएक्शन के बारे में मैंने इधर बताया हुआ। हमारा ये जो लाइट रिएक्शन था ये हमने कर लिया। रुको एक मिनट, ब्लैक पेन है, मैंने पेन नहीं चेंज करा। हाँ, लाइट रिएक्शन हमारा डन है। अब देखो इसी के अगले पेज में मैंने बताया था डार्क रिएक्शन है। डार्क रिएक्शन यानी वो जब ये एटीपी कॉमा NADPH, सर जी अगर फुल फॉर्म बता देते अच्छा रहता। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और NADPH की एक बार जरा हमको जरा कमेंट्स में बता देना, जरा देखें NADPH किसको याद है। NADPH किसको याद है? ठीक है, अच्छी बात रहेगी अगर याद रहेगी। निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट यही होती है। अभी तक अगर कमेंट कर दिया होगा तो अच्छी बात है, नहीं करा होगा तो कोई बात नहीं। निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट होती है NADPH की फुल फॉर्म। अब ये इन्हीं दोनों को यूज करते हैं फॉर देयर फूड मेकिंग प्रोसेस। तो उसमें ये तीन तरीकों से कर सकते हैं प्लांट्स। कुछ प्लांट्स होते हैं जो अपने अंदर C3 साइकिल करते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं जो अपने अंदर C4 साइकिल करते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं जो कैम पाथवे लेके जाते हैं। तो ये तीन तरीके से क्या होता है हमारे पास डार्क रिएक्शन होती है, यानी इसमें हमें कोई भी सनलाइट की तो नीड दिखाई नहीं दे रही। तो अब देखो चार्ट करते हैं C3 साइकिल। ये है हमारे पास C3 साइकिल। तो सबसे पहले वो जो एटीपी बनी थी, एटीपी रीजेनरेट हो जाती है और क्या बनाती है? सबसे पहला कंपाउंड जो कि प्लांट में प्रेजेंट होता है राइबुलोस 1,5 बिसफॉस्फेट। ये राइबुलोस 1,5 बिसफॉस्फेट को हम बोलते हैं RUBP। ये RUBP इस आगे बढ़ा और इस एटमॉस्फेयर से इसने CO2 प्लस H2O ये ले लिया एटमॉस्फेयर से। तो यहां इसमें इस पर्टिकुलर स्टेप में जहां पर ये RUBP CO2 को अपने पास एक्सेप्ट कर रहा है, यहां पर एक एंजाइम काम में आता है जिसे कहते हैं RUBISCO, रूबिस्को राइबुलोस 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, रूबिस्को एंजाइम, वैसे मैंने ऐसी बना दी, कोई है नहीं इसकी फुल फॉर्म। रूबिस्को बोलते हैं सीधा। रूबिस्को एंजाइम यहां पर ये काम करवाता है कि वो RUBP के साथ CO2 प्लस H2O को जुड़वाए, और फिर वो क्या बनाता है, ये जो स्टेप होता है इसे बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन, यानी एडिशन ऑफ द कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिल बोले तो CO2 ग्रुप। अब ये CO2 ग्रुप आगे चल के पहला जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है इसमें CO2 को लेने के बाद RUBP से वो बनता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट। अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो 3-फॉस्फोग्लिसरेट, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरेट, 3PGA। अब इस 3PGA में रिडक्शन वाला प्रोसेस कैसे होता है कि जो ATP और NADPH बनी थी, वो ATP और NADPH रिड्यूस होके ADP जो कि ATP का नॉन एब्जॉर्बेबल फॉर्म है, और NADPH का NADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिडक्शन करता है एनर्जी का और बनाता है ट्रायोज फॉस्फेट। और ये ट्रायोज फॉस्फेट आगे जाकर सुक्रोज और स्टार्च में बदल जाती है। अब ये ट्रायोज फॉस्फेट में आगे जाके वापस से रीजनरेशन होता है, यानी जो एटमॉस्फेयर के पास ATP थी वहां से ये रीजनरेट होकर वापस से RUBP यानी राइबुलोस 1,5 बिसफॉस्फेट बना देता है। तो यहां पर हमारे पास तीन स्टेप थे, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। तो C3 साइकिल में मेन चीज आपके पास क्या है? सबसे पहला कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन वाले स्टेप में क्या था? रूबिस्को एंजाइम
Rubisco enzyme is used to form 3-PGA after binding the atmospheric CO2, after binding atmospheric को ATM डॉट लिख रहा हूं, atmospheric CO2 to नहीं, atmospheric CO2 to RUBP, राइबुलोस 1,5 बिस फॉस्फेट से क्या बनाया 3-PGA, क्या बना के एटमॉस्फेयर से CO2 लेके, ये कार्बोक्सिलेशन वाला स्टेप था। अब आता है रिडक्शन, यानी रिडक्शन किसका होगा, एनर्जी का। रिडक्शन, रिड्यूसिंग लिख देते हैं। रिड्यूसिंग में क्या है, यूज ऑफ ATP and NADPH to form food in dark reaction, इसे कहते हैं डार्क रिएक्शन, ठीक है। और फिर क्या आता है एंड में, रीजनरेशन वाला स्टेप। रीजनरेशन वाला स्टेप तो समझ गए ना, ट्रायोज फॉस्फेट से वापस, ट्रायोज फॉस्फेट में वापस ATP गई, वापस वहां ADP का प्रोडक्ट बना और वापस क्या बन गया, RUBP बन गया। तो ये तीन हमारे पास प्रोसेस थे C3 साइकिल में। अब C4 साइकिल क्या है, आगे मैं C4 साइकिल बना के लाया हूं। इसमें दो तरीके के सेल होते हैं, पहले होते हैं मीजोफिल सेल्स, ये लीव्स में होते हैं। अगले होते हैं बंडल शीट सेल्स, ये भी होते हैं लीव्स में। इन दोनों के बीच ये देखो क्या है, ऑलरेडी सेल चैप्टर में पढ़ा रखा था, प्लाज्मोडेस्माटा, मॉडिफिकेशन ऑफ सेल वॉल, मॉडिफिकेशन ऑफ सेल वॉल। क्या किसी को कोई दिक्कत परेशानी, शंका, सवाल, संदेह, क्वेश्चन, प्रश्न है क्या कि ये प्लाज्मोडेस्माटा मॉडिफिकेशन कैसे हुई सेल वॉल की, ऑलरेडी बता रखा है चैप्टर नंबर 8 में, ठीक है। तो इन दोनों सेल्स के बीच में यहां पर क्या है, ये प्लाज्मोडेस्माटा बना हुआ है। अब एटमॉस्फेयर के CO2 को ये फॉस्फोइनोल पाइरुवेट ने अंदर बाइकार्बोनेट की फॉर्म में एक्सेप्ट करा। ये एटमॉस्फेरिक CO2 अंदर आते आते HCO3 का कंपाउंड बना दिया और अंदर फॉस्फोइनोल पाइरुवेट था जिसको कहते हैं PEP शॉर्ट फॉर्म में। इन्होंने साथ में मिलके फिक्सेशन वाले प्रोसेस से ये जो होता है, ये होता है 3 कार्बन का, ये होता है 3C, ये होता है 3C, ये 3 कार्बन का होता है और यहां से इससे HCO3 से एक और कार्बन मिल गया, तो ये बना देता है C4 एसिड। ये C4 एसिड अब इस प्लाज्मोडेस्माटा के बहुत नजदीक बनता है कि ये इसे ट्रांसपोर्ट करा देती है C4 एसिड को बंडल शीट सेल में। अब बंडल शीट सेल में ये C4 एसिड में होता है डीकार्बोक्सिलेशन, यानी अब इसके पास जो एक कार्बोक्सिल ग्रुप लगा था, वो कार्बोक्सिल ग्रुप अब इससे छीनने की बारी। तो यहां पर CO2 निकल जाता है, ये रहा CO2। ये CO2 फिर आगे जाके कैल्विन साइकिल C3 साइकिल का फुल फॉर्म है, C3 साइकिल को कैल्विन साइकिल बोलते हैं। तो वो जो एटमॉस्फेयर से C3 साइकिल में और CO2 आया था, जरूरी नहीं वो एटमॉस्फेयर से आया, वो C4 साइकिल से भी आ सकता है। यहां से हमें ये चीज समझ में आई। ये कभी कभी पेपर में पूछ लेते हैं कि यहाँ जो बाय प्रोडक्ट CO2 निकला वो कहाँ यूज हो सकता है, और मल्टीपल चॉइस में हो सकता है। तो या तो आप ऑप्शन में C3 साइकिल देखो या कैल्विन साइकिल देखो, बात सही है, ठीक है। अब इधर हटाओ जरा, C3 एसिड बन गया वापस से, जो पहले यहाँ ऊपर फॉस्फोइनोल पाइरुवेट की फॉर्म में बनना चाहिए था, बट कोई और C3 एसिड बना क्योंकि यहाँ पर HCO3 जुड़ा था। अब यहाँ ये वापस ट्रांसपोर्ट होकर ऊपर चला जाता है मीजोफिल सेल में, और C3 एसिड वापस से रीजनरेट कर लेता है यहाँ ट्रांसपोर्टेशन की वजह से खुद को, किसमें, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में। और ये साइकिल फिर वापस से इसी तरीके से ऐसे ऐसे घूमती रहती है। तो ये था C4 साइकिल। इसमें जस्ट हमारे पास फिक्सेशन वाला स्टेप है जिसमें बाइकार्बोनेट की फॉर्म में CO2 को एक्सेप्ट करता है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, C4 एसिड बनाता है, फिर ट्रांसपोर्टेशन है। C4 एसिड कहां जाता है, मीजोफिल सेल से बंडल शीट सेल के पास। बंडल शीट सेल में इसका होता है डीकार्बोक्सिलेशन, यानी अब इससे वो कार्बोक्सिल ग्रुप छीन लिया जाता है। क्या बन जाता है, C3 एसिड वापस ऊपर मीजोफिल सेल्स में चढ़ा, वहां हुआ रीजनरेशन और वापस से क्या बना, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, अ 3 कार्बन कंपाउंड। C4 प्लांट्स। C4 साइकिल के बारे में तो कुछ नहीं बताना ना, यहां पर क्या है, बेसिकली फिक्सेशन वाला स्टेप है जो मैंने अभी बताया कि फॉस्फोइनोल पाइरुवेट एक्सेप्ट्स
atmospheric CO2 in HCO3 form, HCO3 minus form to form C4 acid, and then transport it in form and transport it with the help of plasmodesmata, with the help of प्लाज्मोडेस्मेटा, ठीक है, प्लाज्मोडेस्मेटा, ये सब एनसीईआरटी कहती है बेटा, मैं नहीं कहता कुछ भी, ठीक है। फिर फिक्सेशन के बाद क्या है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, अब है डीकार्बोक्सिलेशन, यानी अब इसे वापस से तोड़ दो, डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन के बाद क्या है बेटा, डीकार्बोक्सिलेशन के बाद है बेटा रीजनरेशन वाला स्टेप, है रीजनरेशन वाला स्टेप, रीजनरेशन वाला स्टेप, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब देखो, जैसे C3 साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करने के बाद पहला जो बना था वो था 3PGA, 3 फॉस्फोग्लिसरेट। उधर क्या है, इधर क्या है, जो पहला कंपाउंड बनेगा, ये जो C4 एसिड है ना बेटा, इसका एक दूसरा नाम भी देख लो, ये जो C4 एसिड है इसे दरअसल हम क्या कहते हैं, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, सॉरी, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड C4 एसिड है। तो ये प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर बनता है, सॉरी CO2 एक्सेप्ट करने का जो पहला मॉलिक्यूल बनता है वो C4 एसिड है। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इधर फॉस्फोइनोल पाइरुवेट है। और C3 साइकिल में पहला जो कंपाउंड बनता है CO2 एक्सेप्ट करने के बाद वो है 3 फॉस्फोग्लिसरेट, और RUBP इधर प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है जो एटमॉस्फेयर से CO2 को एक्सेप्ट करेगा। अब जो C4 प्लांट्स होते हैं वो C3 प्लांट से कुछ अलग है। ये जो C4 प्लांट है ये C3 प्लांट से कुछ अलग है, बिकॉज they have special types of leaves, which shows different anatomy, which shows different anatomy which shows different anatomy from any other plant, and it is known as Kranz anatomy, इसे कहते हैं Kranz anatomy। और इनका ये स्पेशल टाइप ऑफ लीव क्या है, जाहिर सी बात है वो आपको अभी पीछे दिखाई दिया, क्योंकि उधर बंडल शीथ सेल और मीजोफिल सेल्स दोनों प्लाज्मोडेस्मेटा से अटैच है। अब इसके बंडल शीथ सेल्स की आपको कुछ बातें बताते हैं। बंडल शीथ सेल्स वो कैसे होते हैं, इसके बंडल शीथ सेल्स कैसे होते हैं, उनका थिक क्यूटिकल होता है। दूसरी चीज वो क्या कर सकते हैं, वो हाई टेम्परेचर एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट को, हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट और हाई टेम्परेचर को अडेप्ट कर सकते हैं, अगला और क्या बताएं इसके बारे में, और क्या बताएं, बंडल शीथ सेल्स का थिक क्यूटिकल है, हाई टेम्परेचर और हाई इंटेंसिटी को अडेप्ट कर सकते हैं, और हाई नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट उधर होता है, ये लिख सकते हैं, हाई नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट, हाई नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट, हाई नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट। अगला पॉइंट, इंटरसेलुलर स्पेस इनके अंदर नहीं होता। इंटरसेलुलर स्पेस इनके बीच में एब्सेंट होता है, इंटरसेलुलर स्पेस इज एब्सेंट, इंटरसेलुलर स्पेस इनके बीच में क्या है, एब्सेंट है। तो ये कुछ 3-4 बातें C4 प्लांट्स के बारे में हमारे पास एनसीईआरटी बताती है। अब कैम पाथवे क्या होता है, सीधी सी बात है, इसमें हमारे पास यूज आने वाला हमारा स्टोमाटा। सर जी स्टोमाटा 2 तरह के होते थे क्या, हाँ जी बच्चों, ये देखो
सर जी ये है बीन शेप्ड स्टोमाटा। और सर जी ये है डम्बल शेप्ड स्टोमाटा। ये देखो, ये है बीन शेप्ड स्टोमाटा, ये है डम्बल शेप्ड स्टोमाटा। ये क्या करते हैं, ये दोनों ही प्लांट में होते हैं जब कैंप पाथवे करते हैं, तो ये रात में इन नाइट ये खुल जाते हैं, नाइट में ओपन है और डे में ये क्लोज है। डे में ये क्लोज है, दिन में बंद हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, रात में खुल जाएंगे। ठीक है, इससे ये क्या करते हैं, इससे इनका क्या प्रभाव पड़ता है कि ये CO2 फिक्सेशन जो है वो रात में करेंगे। CO2 फिक्सेशन जो है हैपन्स इन नाइट। CO2 फिक्सेशन कब होगी, हैपन इन नाइट। सर जी उससे क्या फर्क पड़ेगा, सर जी उससे क्या फर्क पड़ेगा, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, यानी दिन में जब गर्मी पड़ती है तो अगर स्टोमेटा खुल गए तो पानी जो है जल्दी से बाहर निकलेगा। तो अगर वाटर को कंजर्व करना है तो स्टोमेटा को दिन में बंद रखो, रात में खोल दो, CO2 जितनी है वो रात में कर लो। इसलिए कहते हैं कि प्लांट सारी CO2 को फिक्स करता है रात के टाइम। कुछ कुछ प्लांट्स जिनका ओपन होता है स्टोमेटा रात में, ताकि वो अपने अंदर पानी बचा सके, कंजर्व कर सके पानी को, क्योंकि पानी की बहुत ज्यादा उसके अंदर जरूरत होती है, पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और वो क्यों होती है वो अभी बता दें, क्योंकि अगर पानी उसके अंदर कम होगा ना, अभी बता देता हूं, अगर पानी प्लांट के अंदर कम है तो वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अच्छे से नहीं करेगा। फोटोसिंथेसिस अच्छे से नहीं करेगा मतलब वो एनर्जी अच्छे से नहीं बना रहा, एनर्जी अच्छे से नहीं बना रहा मतलब वो खाना भी अच्छे से नहीं खा पा रहा। अगर वो एनर्जी अच्छे से नहीं बना रहा तो वो ऑक्सीजन भी कम देगा। क्यों, क्योंकि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ऑलरेडी जान चुके हैं, एनर्जी का बनने वाले प्रोसेस के बीच में ही ऑक्सीजन बन जाता है जो कि बाहर आ जाता है। सर जी याद नहीं आ रहा, याद दिला दो, याद दिला दो एक बार, याद दिला दो सर जी, एकदम थोड़ा सा जम जाएगा। ये देखो, ये रही लाडले, फॉर ऑर्गेनिज्म लिखे तो थे, हाफ O2 था ना, ये O2 क्या होवे, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, बाहर, किसके लिए, ऑर्गेनिज्म के लिए। क्या लेंगे वो, सांस लेंगे, इससे फिर वो मरेंगे नहीं। तो कैंप पाथवे का बेसिकली पूरा फंडा यही पर टिका हुआ है कि प्लांट जो होता है वो नाइट में अपने स्टोमेटा को ओपन रखता है, दिन में वो स्टोमेटा को बंद कर देता है, ताकि वो ज्यादातर CO2 का फिक्सेशन जो है वो रात में कर सके। उससे वो पानी को अपने अंदर बचा लेता है, और पानी का बचना उसके लिए जरूरी है, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस के रेट को, यानी कितनी बार वो फोटोसिंथेसिस दिन में कर रहा है, उसका वो एक रेट होता है, उस रेट से वो नीचे नहीं जाना चाहता, उस रेट से वो नीचे नहीं जाना चाहता। तो अभी फिलहाल मेरा थोड़ा गला हो चुका है बंद, बट अच्छी बात है कि हमने अपना आज का पोर्शन खत्म कर दिया है। अब हमारे पास इसमें दो ही चीजें बची हैं, एक है फोटो रेस्पिरेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, और ये साइंटिस्ट, इनको हम एक साथ ही में भी या अलग अलग अगर मन करेगा तो पहले फोटो रेस्पिरेशन और फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस देखेंगे, और एक फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट उसकी बात करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे साइंटिस्ट को एकदम एंड में, जबकि वो पेज में एकदम स्टार्टिंग वाले पेजेस में है, बट स्टिल हम उन्हें देखेंगे एकदम एंड में। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं फोटो रेस्पिरेशन के प्रोसेस के साथ। थैंक यू सो मच गाइस।